नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक का खाद्य संसाधनों में सुधार वाला पाठ के संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों में हमें क्या प्राप्त होता है? तो अनाज से कार्बोहाइड्रेट और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। फलों तथा सब्जियों से विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? तो जैविक कारक का मतलब है, देखो, जैविक रोग, कीट तथा अजैविक कारक कौन से? सूखा, अकाल पड़ना यानी कि पानी नहीं आना, है ना, क्षारता, जलाक्रांति यानी कि ज़्यादा पानी आना, गर्मी, अधिक ठंड, अधिक पाला पड़ना, है ना, अधिक वर्षा, ओलावृष्टि होना, ये सब लिख सकते हैं आप। परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। इन दोनों कारकों के संयुक्त प्रभाव से क्या क्या हो सकता है? निम्न हो सकते हैं। कीटों का संक्रमण, अनाज के भार में कमी हो जाती है, यानी कि जो अनाज होने वाला है वो वजन में कम होगा, अंदर से खोखला होगा। खराब अंकुरण क्षमता, गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। बदरंग हो जाना यानी कि रंग में कमी आ जाएगी। बाजार मूल्य में ह्रास, कमी होना, यानी कि आप बेचने जाएंगे तो उतना उचित दाम उसको नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से फसल को जैविक और अजैविक दोनों प्रकार से नुकसान होता है। फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है? तो ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है, यानी कि चारे वाली फसल के लिए जो बीज लाएंगे हम, तो हम क्या अपेक्षा करते हैं कि उस बीज से जो पौधा उगेगा उससे लंबी लंबी शाखाएं निकले, क्योंकि हमें चारा चाहिए ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और दूसरी तरफ अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त हैं, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी कि अनाज के लिए जब पौधा उगाएंगे तो हम चाहते हैं कि वो कैसा पौधा हो? बोना, ज़्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा होगा तो उसमें कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा होगी। इसलिए हम चाहते हैं बोना पौधा हो, ताकि खाद, उर्वरक, देखभाल सब कम करनी पड़े, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद पोषक क्या है और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं? तो पौधों को अनेक पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को वृहद पोषक कहा जाता है। चूंकि इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में बढ़ती है, इसलिए इन्हें वृहद पोषक कहते हैं, ठीक है। तो वृहद पोषक किसे कहते हैं? देखो, मिट्टी पौधों को 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से 13 प्रकार के पोषक तत्व पौधे मिट्टी से ग्रहण करते हैं। उनमें से भी 6 प्रकार के पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी पौधों को सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन्हें कहते हैं वृहद पोषक, और जो जिनकी आवश्यकता कम पड़ती है उनको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक। नेक्स्ट है, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषण जो है वो हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हवा से क्या प्राप्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। पानी से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, क्योंकि पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे पानी से ग्रहण करते हैं। तथा मिट्टी से अन्य पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, जो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जाइलम उत्तक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। जब पौधों में दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल के परिवहन का कार्य करता है, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन के परिवहन का कार्य करता है। तो जाइलम द्वारा जो है ये जो पोषक तत्व हैं जल में घुल जाते हैं, और जाइलम इनको पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करता है। इस प्रकार से पौधे अपना पोषण ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। अब दोनों की तुलना करनी है। तो खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, और यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता बढ़ती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं हो पाता। मृदा अपर्दन में कमी आती है। खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती है। सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों के लिए भोजन प्रदान करती है। तो है खाद की उपयोगिता। अब है उर्वरक का। तो इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं? महंगे। तो एक अंतर तो ये हो गया कि खाद जो है वो सस्ती और उर्वरक क्या? महंगा, ठीक। उर्वरकों के उपयोग द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन होता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय बाद हानि पहुंचाते हैं। तो खाद में लिख सकते हैं आप कि इसमें उत्पादन कम होता है, जबकि उर्वरक में उत्पादन ज़्यादा होता है। परंतु एक अंतर और लिख सकते हैं कि खाद जो है वो लंबे समय तक मिट्टी को स्वस्थ रखती है, जबकि उर्वरक शून्य काल के लिए यानी कि निम्न काल के लिए मिट्टी को सही रखते हैं, बाकी मिट्टी को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। और एक ये भी लिख सकते हैं, खाद का जो निर्माण होता है वो खेतों में किया जाता है, और उर्वरकों का निर्माण जो है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है। इस प्रकार से दोनों में अंतर करते हुए आप सारणी बना करके दोनों का अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण को अच्छा समझा जाता है। तो पीड़कों पर नियंत्रण के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्मकाल में हल से जुताई की जाती है। गहराई तक जुताई करने से खरपतवार तथा पीक नष्ट हो जाते हैं। यह एक प्रकार की निरोधक विधि है। जैव नियंत्रण विधि में जानबूझकर कीटों या अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है जो खरपतवार को खाकर नष्ट कर देते हैं, जैसे प्रिंकले, पियर, कैक्टस। उपयुक्त विधियां अच्छी है इसलिए क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, किसी अन्य पौधों और जानवरों को हानि नहीं पहुंचती है, यह सस्ता एवं सरल तरीका है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं?
तो वापस से दो प्रकार के कारक होते हैं, जैविक और अजैविक। कि जैविक कारक कीट, कुंतक यानी कि चूहे, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु। अजैविक कारक मंडरण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव होना। ये कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब करते हैं, वजन कम करते हैं, अंकुरण की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पादन को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पादन की कीमत को कम कर देते हैं। यानी कि यदि जिस स्थान पर आपने अनाज को स्टोर किया हुआ है वहाँ पर यदि नमी की मात्रा ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, अनाज धीरे धीरे सड़ जाएगा और आप जो मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसका उचित दाम आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः विदेशी नस्लों और देशी नस्लों में संकरण कराया जाता है। विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस में दूध स्त्रवण काल लंबा होता है, यानी कि वो दूध लंबे समय तक देती है, जबकि देशी नस्लें रेड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। अतः इनके संकरण से एक नई संतति प्राप्त होती है जिसमें दोनों प्रकार के ऐच्छिक गुण आ जाते हैं, यानी कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी और लंबा दुग्ध श्रावण स्तवल काल भी होगा, यानी कि लंबे समय तक दूध भी देगी और शक्तिशाली गाय रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन की योजना कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है? यानी कि पशुओं को पालने में और मुर्गों को पालने में क्या समानता है? तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उचित सफाई तथा आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका आवास छतदार एवं रोशनदान युक्त होना चाहिए। आवास का फर्श ढलवां होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे, यानी कि वो जो भी मान लो टॉयलेट वगैरह करे या पोटी वगैरह करे तो वो आसानी से ढलान वाला होगा तो फिसल जाएगी, ठीक है। उचित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। संक्रामक रोगों से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए ताकि वायरस, बैक्टीरिया, कवक से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा हो सके। तापमान नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उस जगह का तापमान ज़्यादा गर्मी है तो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, इस व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव तथा रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, ब्रोलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है? तो ये दोनों मुर्गी के प्रकार हैं, इनके प्रबंधन के अंतर को स्पष्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट, तो ब्रोलर, मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है, यानी कि एक ऐसी मुर्गी जिसको केवल मांस खाने के उद्देश्य से पालते हैं उसको बोलते हैं ब्रोलर, और ऐसी मुर्गी जिसको अंडा खाने के उद्देश्य से पालते हैं उसको बोलते हैं लेयर, ठीक है। अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी पालन किया जाता है। दूसरा अंतर है, इनके आहार में प्रोटीन एवं वसा प्रचुर मात्रा में होती है, किसके में? ब्रोलर के, ठीक है। विटामिन ए तथा के की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। नेक्स्ट, लेयर के आहार में विटामिन, खनिज तथा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इनकी मृत्यु दर कम होती है, किनकी? ब्रोलर की मृत्यु कम है, जबकि अंडे देने वाली मुर्गी की मृत्यु दर क्या होती है? ब्रोलर से ज़्यादा होती है। इनकी वृद्धि तीव्र गति से होती है और ये 6-7 हफ्तों के बाद इनका उपयोग मांस के रूप में किया जा सकता है, जबकि अंडे देने वाली 20 हफ्ते की उम्र में अंडे दे सकती है, 20 सप्ताह की उम्र में अंडे देना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं? तो मछलियाँ दो तरीके से प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक स्रोत से और एक मछली पालन या मछली संवर्धन। प्राकृतिक स्रोत क्या है? मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताजा जल हैं, यानी कि या तो समुद्री जल से मछलियाँ मिलती है, ताजा पानी से मछलियाँ मिलती है। अलवणीय जल नदियों, नहरों तथा तालाबों में होता है। मछली पालन या मछली संवर्धन, अतः मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है, यानी कि एक तो आप मछली पालन करके मछलियों को प्राप्त कर सकते हैं, एक समुद्रों में मछलियाँ पकड़ सकते हैं, ठीक है। मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं? मिश्रित का मतलब होता है अलग अलग प्रजातियों की मछलियों को एक साथ रखना। तो उसको रखने से क्या होगा कि हर एक प्रकार की प्रजाति की मछली अपना खाना अलग है, ठीक है, तो उनमें खाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इसलिए सभी मछलियाँ जीवित रहेगी, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियां एक साथ रहती है। आयातित का मतलब बाहर से आने वाली। एक ही तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का उपयोग हो जाता है, जैसे कटला जल की सत से, रेहू तालाब के मध्य क्षेत्र से, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अतः ये मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से अच्छे गुण हैं? यानी कि शहद के लिए मधुमक्खी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो एक तो इसमें मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, वे डंक कम मारे और निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहें और प्रजनन तीव्रता से करें, यानी कि छत्ते में ज़्यादा समय तक रहेगी तो शहद की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, और प्रजनन टाइम से करेगी तो उसका जो परिवार है वो ज़्यादा बड़ा होगा और शहद की मात्रा ज़्यादा बनेगी। नेक्स्ट है, चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन में कैसे संबंधित है? चारागाह वे स्थान होते हैं जहाँ बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ होती है जिनसे मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद तथा परागकण एकत्रित करती है। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता मधुमक्खियों को अधिक मात्रा में शहद देती है तथा फूलों की किस्में मधु की गुणवत्ता एवं स्वाद को निर्धारित करती है। इसलिए जितने अधिक प्रकार के फूल होंगे उतनी ही किस्में मधु के स्वाद में भी होंगी। अतः मधु उत्पादन का चारागाह से संबंध है, मतलब जितने प्रकार के उद्यान होंगे, फूल होंगे, उनसे मधुमक्खी परागकण इकट्ठा करेगी और कहाँ ले जाएगी? अपने छत्तों में ले जाएगी, उससे क्या बनाएगी? शहद बनाएगी, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के फूल रहेंगे तो शहद की जो क्वालिटी रहेगी, गुण रहेगा, वो भी क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। तो सबसे बढ़िया है फसल सम्मिश्रण या फसल चक्र। अधिक पैदावार प्राप्त करने की विधि है फसल चक्र है। इस विधि में क्रमवार पूरे नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। परिपक्व काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद दूसरी कौन सी फसल उगाई जाए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है। फसल चक्र
उचित ढंग से अपनाया जाए तो वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि लगातार एक ही खेत में एक ही फसल उगाई जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार के खनिज की कमी हो जाती है तथा अनेक रोग तथा पीड़क फसल को नष्ट कर देते हैं, जैसे मक्का, सरसों, धान, गेहूं। यानी कि किसान क्या करते हैं, फसल को बदल बदल कर उगाते हैं। उससे क्या होता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की जो कमी होती है ना, वो नहीं रहती है। पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिट्टी में रहते हैं और उत्पादन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं फसल चक्र। नेक्स्ट है, खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग करने पर मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ती है, फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अतः खाद तथा उर्वरक का उपयोग करने से मिट्टी में वांछित पोषकों की पूर्ति हो जाती है तथा उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं। तो फसल को बदल बदल कर बोने से क्या लाभ है, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। 2 भिन्न प्रकार की फसल आसानी से बोई तथा काटी जा सकती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन अधिक होता है क्योंकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। 2 भिन्न प्रकार की फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होने के कारण पोषकों का अधिकतम उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधनों, सूर्य का प्रकाश, भूमि तथा जल का अच्छा उपयोग होता है। श्रम तथा समय की बचत होती है, मृदा अपरदन नहीं होता। इतने सारे फायदे हैं फसल चक्र के। और फसल चक्र से लाभ क्या है देखो, तो ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है, अनुवांशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है। तो वह फसल जिसे वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया गया हो, अनुवांशिक रूपांतरित फसल कहलाती है। कृषि प्रणाली में यह निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है। एक तो ऐसी फसलों का उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा होता है, उन्नत किस्में होती है, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि इनमें कीड़े नहीं लगते हैं, फसल से व्यापक अनुकूलता होती है, इनके परिपक्वन काल में परिवर्तन किया जा सकता है, फसल उगाने से कटाई तक कम से कम समय लगता है। तो इस प्रकार से जो संकर बीज आते हैं बाजार में, हाइब्रिड बीज, उनका उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये है। भंडार गृहों में अनाज की हानि कैसे होती है। भंडार गृह का मतलब जो गोदाम बनाए हुए हैं फसलों को इकट्ठा करने के लिए, तो कैसे होती है, तो वो वापस दो ही कारण आएंगे, जैविक और अजैविक। अजैविक तो वही वायु में नमी, तापमान, अभाव होना, वायु में आर्द्रता अधिक होना, बंड है ना, ऐसी जगह पे, तो यह जैविक कारक है। जैविक कौन कौन से होंगे, वही कीट, कुंतक, कवक, चिंचड़ी, जीवाणु आदि। किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली कैसे लाभदायक होती है। तो पशुपालन से दूध, मांस, अंडा आदि का उत्पादन वृद्धि होती है, जिनसे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनती है। विदेशी नस्लों तथा देशी नस्लों में संकरण कराकर अच्छी गुण वाली नस्लें प्राप्त की जाती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, लंबे जीवन काल वाली व लंबा दुग्ध श्रवण काल वाली होती है। परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। पालतू पशुओं के रहने के स्थान, भोजन, रोगों सुरक्षा के लिए उपाय एवं साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन के क्या लाभ हैं। दूध मिलता है ना, दूध के साथ साथ कृषि कार्य में मदद मिलती है, हल चलाना, सिंचाई करना आदि में। पालतू पशुओं के अपशिष्ट से खाद बनते हैं, नस्लों में सुधार होने के कारण दुग्ध उत्पादन वृद्धि होती है, अच्छे गुणवत्ता वाले मांस, रेशे, चमड़े इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, मोम मिलता है। भेड़ बकरियों से हमें ऊन मिलती है, सर्दियों में ठंड से बचाता है। इतने सारे लाभ है पशुपालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानता है। तो वैज्ञानिक तरीके से देखरेख तथा प्रबंधन करना, सर्वोत्तम नस्लों का उपयोग करना ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो। नेक्स्ट है, प्रग्रहण मत्स्यन, मेरिकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है। प्रग्रहण मत्स्यन यानी कि ताजा जल तथा समुद्र जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से मछली पकड़ना प्रग्रहण मत्स्यन कहलाता है। इस प्रकार के जल स्रोत हैं तालाब, नदी, पोखर, लेगुन, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि। और मेरिकल्चर किसे कहते हैं, कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्र जल में संवर्धन किया जाता है, जिसे मेरिकल्चर कहते हैं। इसमें प्रमुख है मुलेट, भेटकी तथा पोल स्पॉट, कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा, मत्सल तथा ओयस्टर तथा साथ ही समुद्री खरपतवार। ठीक, तो यानी तालाबों से मछलियां पकड़ना प्रग्रहण मत्स्यन कहलाता है और समुद्रों से पकड़ना मेरिकल्चर कहलाता है। जल संवर्धन, यह ताजा जल तथा समुद्री जल दोनों में किया जा सकता है। मेरिकल्चर जल संवर्धन का ही एक प्रकार है। इस प्रकार से इस पार्ट के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। धन्यवाद।